इरफान, आप एक तरह से हीरो बन गए हो। आपके यहाँ आज राहुल गांधी पहुंचते हैं और आपने जिस तरह से वहां बात की लल्लन टॉप से, लोग कह रहे हैं यार ये इरफान जो है लोकतंत्र के बारे में इतने पैशन से बात करता है, इतने तेजी से बात करता है, इतनी स्पिरिट से बात करता है। क्या कहोगे, हीरो बन गए हो? नहीं सर, मैं हीरो नहीं हूँ, मैं ना हीरो बना हूँ। राहुल गांधी जी मेरे पास आए नेता प्रतिपक्ष हैं और देश के बड़े नेता हैं, और आज विपक्ष में कल सत्ता में भी होंगे। उनसे मेरे अपने सवाल थे देश की बड़ी आबादी को लेके, देश की मेहनत कश बड़ी आबादी को लेके, जिसका असंगठित क्षेत्रों में 90% मजदूर काम करते हैं सर। मैं जिस आबादी से आता हूँ, मेहनत कश आबादी से, मजदूर आबादी से, श्रमिक आबादी से, उसको किसी तरह की ना सर सामाजिक सुरक्षा नहीं है, और किसी तरह का SIP है भाई, न्यूनतम मजदूरी भी नहीं है। उन लोगों को लेकर मेरी बात हुई है जो खेत खलियान बाग बगीचे और बागवानों में है, सड़कों पे है, कारखानों में है, निर्माणाधीन इमारतों में है। उन मजदूरों को लेकर मेरी राहुल गांधी जी से बात हुई है कि न्यूनतम मजदूरी पूरे देश में एक होनी चाहिए। वो कैसे होगी वो आप तय कीजिए। और यानी हर मजदूर को एक तरह से एक न्यूनतम इनकम मिलनी चाहिए। हाँ, मिनिमम इनकम हाँ, उनके लिए क्योंकि होनी चाहिए। देखिए जिंदगी पैसे से चलती है, और अपना अब मेहनत करके भी वो अपने जीवन का पालन पोषण ना कर पाए, जीवन की बेसिक जरूरतों को पूरा ना कर पाए, तो जीवन जीवन ही अभिशाप बन जाता है। आप जंतर मंतर पहुंच गए और वहां आपने लोकतंत्र और युवाओं के सवाल उठाए और बड़े जोर शोर से उठाए। सर इसमें सर आपसे बात करना चाहूँगा। कुछ लोग जैसे इंस्टाग्राम पे बहुत अश्लीलता फैल गई कुछ बच्चों की बातों को लेके, ये वो, तो मुझसे पत्रकार अक्सर पूछते थे। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई नीट का स्टूडेंट है तो वो बायोलॉजिकल सब्जेक्टों से पढ़ रहा है, अपनी अपनी चीज़ें पढ़ रहा है 8 से 10 घंटे। अब आप राजदीप सर उनके सामने आ गए, भैया आइए सरकार पे डिबेट कीजिए, तो वो कैसे बोले? तो वो कुछ नहीं बोल पा रहा। वो जब 20 तारीख को डंडे पड़े तो वो इंस्टाग्राम पे गालियाँ बकने लगा। लेकिन मैं ऐसी बातों का समर्थन नहीं करता, वो गलत था। लेकिन बच्चे अपने अपने तरीके से अपनी बात रख रहे थे। एक मेरी बहन से मैंने पूछा ये क्या है लिखा हुआ, तो उन्होंने कहा ये सैनिटरी पैड के बारे में लिखा है कि ये लीकेज नहीं होगा, लेकिन सरकार की हर नीति लीकेज होगी, हर पेपर लीकेज हो जाता है। ऐसी ऐसी बातें थी, तो ये सुनने में थोड़ी अश्लील लग रही थी, लेकिन वो अपनी तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे। कुछ बातें मतलब तो कहने। आपको गाली गलौज से कोई लेना देना नहीं, मीम से। आप बस अपनी लोकतंत्र की बात रखना। हाँ, आपके लिए लोकतंत्र क्या मतलब मायने रखता है? मेरे लिए लोकतंत्र ये है कि अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति भी अगर अन्याय हो रहा है तो सामने आए और खड़े हो और अपनी बातों को रखे, और सरकार उन बातों पे ध्यान दे। ये नहीं कि पुलिस या बल या उसका इस्तेमाल करे। मैं बार बार कहता हूँ, असहमति ही लोकतंत्र में असहमति की जगह है। अपने विचार, हम आपकी बात से सहमत नहीं है तो ये लोकतंत्र है। यानी मुझे एंटी नेशनल मत कहिए, हाँ, क्योंकि मैं आपकी बात से सहमत सहमत नहीं हूँ, तो ये लोकतंत्र है कि लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए। हम दोनों एक दूसरे के विचार गलत फहमियों को दूर करके एक साथ बैठते हैं, रास्ता निकाल लेते हैं। लोकतंत्र ये कहता है, लोकतंत्र लोगों की सरकार होती है, लोगों के विचारों से शासन चलता है, लोगों के विचारों से तो सब कुछ होता है। आप किस स्टैंडर्ड तक पढ़े हुए हैं? मैं स्कूल नहीं गया सर। स्कूल नहीं गया तो ये कहाँ ये सब सीखा कि लोकतंत्र की जादू, लोकतंत्र में ताकत क्या है? इतनी अच्छी तरह से बोल कहाँ लेते हैं? नहीं, लोकतंत्र देखिए, जब मैं कहता और आप तो हमसे डिबेट अच्छा करते हैं। आपने मेरी नौकरी लेनी चाहिए। नहीं सर, आपने एंकरिंग करनी चाहिए। नहीं, मैं एंकरिंग की बात नहीं कर रहा। मैं जब कहता हूँ कि तो आप सभी पार्टी स्पोक्सपर्सन से अच्छे हैं। देखिए सर, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? जब हमारे महापुरुषों ने इस देश को संविधान दिया तो सभी के लिए इक्वालिटी की बात कही गई। सभी के जीवन में समानता होनी चाहिए, हर चीज को लेके, किसी एक चीज को लेके नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेके, संसाधनों को लेके। जब हम देखते हैं, आज देखते हैं तो बड़ी आबादी अपने जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, तो हम कहेंगे, हम सवाल करेंगे। आप ही तो 5 साल में आके हमें सपने दिखाते हैं सब कुछ बेहतर कर देंगे, फिर अगर सब कुछ बिगड़ा हुआ है तो हम पूछेंगे, तो फिर आप कुछ भी कहिए। हम पूछेंगे कि देश में हर साल NCRB का डाटा है 2024 का 1,70,746 मौतें हुई हैं। प्रतिदिन 467, हर मिनट 3, और उनमें सबसे बड़ा नंबर है श्रमिकों का था, दिहाड़ी मजदूरों का था। हम बार बार पूछेंगे, आप एंटी नेशनल कहिए या कुछ कहिए। 19, 20, 21 में NCRB का डाटा है 13,13,000 महिलाएं गायब हुई हैं। आपकी कमीज का बटन भी खो जाए तो वो मिल जाता है, और यहाँ जिंदे आदमी गायब हो गए। तो हम पूछेंगे नहीं, हम सवाल करेंगे आपसे। ये लोकतंत्र है कि आपको सवालों का जवाब देना होगा, आप सवालों से भाग नहीं सकते। फिर नीट पर भी सवाल का जवाब देना होगा कि इतने पेपर लीक क्यों होते हैं इस देश में। हर चीज का सवाल का सब मैं देखिए सर, हम सरकार
जो सरकार लोकतंत्र में है, जनता जनार्दन है, आपको चुनती है आपके अपने देश के और लोगों की बेहतराई के लिए। जनता आपको किस लिए चुनती है कि देश हित में काम कीजिए, लोगों के हित में काम कीजिए। देश लोगों से ही तो बनेगा, लोगों से ही तो देश बनेगा। मुझे ये बताइए कि ये सब जो आप कहाँ से आपको ये कि एनसीआरबी का डेटा, नीट में कितने पेपर लीक हुए, ये डेटा कहाँ से लाते हैं आप? अरे सर, पढ़ते हैं क्या करते नहीं हैं? नहीं वो डेटा, अरे बस सब चीज़ में तो देखिए बेहिचक ना सर आपसे बात कर रहा हूँ, किसी तरह का वो तो ही है, लगातार बात करते हुए आए, आदत हो गई है सर, और सब चीज़ है। तो कोई अगर आप संदेश देना चाहोगे देश को, क्या दोगे? मैं देश को आप एक तरह से मजदूर हो। मैं देश को ये संदेश देना चाहूँगा कि ज़िंदगी में हम हर किसी चीज़ में कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, पढ़ाई में नहीं। अपने बच्चों को हमें पढ़ाना होगा। पढ़ाई है वो एक चीज़ है जो हमें और हमारे परिवार को, देश और समाज को बदल सकती है। तो यही कहना चाहूँगा। जब आपकी बात डिजिटल पर ललन टॉप पर सुनी गई, मेरे 2-3 दोस्तों ने फोन करके आपका नंबर मांगा और कहा हम उनको आर्थिक मदद देना नहीं चाहते सर, हैं। ऐसा कुछ मेरा नहीं चाहिए नजरिया, आपको? नहीं नहीं, ऐसा कोई मेरा नजरिया नहीं। मैं मेरे शब्दों के लिए मैं अपना जीवन नहीं बदलना चाहता। ये देश की बड़ी आबादी है, उसको आप बड़े पत्रकार हैं, आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। देश में पुलिस से लोग डरते हैं, किस लिए? अगर आप पर्स चोरी हो गया ना तो थाने नहीं जा रहे। ये डर, पुलिस या सिस्टम तो इसीलिए बनाया गया था कि अंदरूनी सुरक्षा को पुलिस देखेगी, लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होगी और सेना बाहर देखेगी। सेना अपना काम 100% कर रही है, पुलिस 99% करप्ट है। अब कहोगे कि कैसी बात कर रहा है, मैं जमीन पे ये चीजें दिखा दूंगा। और क्या दिखाओगे मुझे? जमीन से पुलिस दिखाओगे और क्या दिखाओगे जो मैं जमीन बता पर रहा होता है? हूँ। जो हम अपने स्टूडियो में बैठे हैं या कहीं अपने आलीशान महल में लोग बैठे हैं, वो क्या जानेंगे कि झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी कैसी नहीं, होती झुग्गी है? झोपड़ी की बात नहीं है, मैं कहता हूँ ग्रामीण भारत में आई है, शहरी स्लम में आई है। जो देश की बड़ी आबादी है उसके जीवन को परखिए, किताबों में नहीं, उसकी आत्मा में घुसिए, उससे पूछिए क्या खुशी और क्या गम है। ये साहित्यकार ऐसे नहीं अपनी कलमों को आवाज देते हैं और गूंगे के मुंह में जवान देते हैं, इसीलिए तो आपके लिए क्या खुशी है और क्या गम है? मैं खुश हूँ सर, मैं खुश हूँ। मैं आपसे मिल रहा हूँ, आप तमाम बड़े पढ़े लिखे लोगों से मिल रहा हूँ, और अपनी अपनी जगह लोग सेवा दे रहे हो इस देश में, राष्ट्र निर्माण में, उन लोगों से मिल रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हम सब मिल के एक बेहतर भारत का संकल्प लें और बनाएं उसे। गम क्या है? गम कुछ नहीं, गम तो जिंदगी में देखिए, हम क्या कहते हैं, हम जहाँ से आते हैं हमने खुशी को मेहमान की तरह भी नहीं देखा। हम तो दुख में ही हंसते हैं, दुख में ही रोते हैं। महीने दिन के कितने बना लेते हो पैसे? महीने 300-400 रुपये, और क्या बनाएंगे 300-400 रुपये। मैंने रजत को बताया कि जंतर मंतर पे एक छात्र आया ग्रामीण भारत से, उनने मुझसे कहा कि इरफान मैंने आपकी वीडियो देखी है। मैंने कहा शुक्रिया। फिर उसने बोला इरफान जैसे आपने कहा 500 रुपये वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और वो ऐसी मेरे जैसे परिवार से। फिर उन्होंने कहा कि कनॉट प्लेस में मैं बड़ी दुकानों के सामने थोड़ा छोटा महसूस कर रहा था। मैंने कहा हम छोटे नहीं, हम पर्यावरण में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, खलिहानों में रहते हैं, ये तो पोल्यूशन में रहते हैं। उसको मन के बढ़ावा दे रहा था मैं। राहुल गांधी को क्या कहा आपने? राहुल गांधी को मैंने इस देश के श्रमिकों के बारे में कहा कि सर आप जब आएंगे तो इस देश में एक न्यूनतम मजदूरी, हर राज्य में एक श्रमिक कानून है, अलग अलग राज्यों में, आप जानते हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग न्यूनतम मजदूरी है। एक तो जमीन जो कागजों में वो जमीन पे मिलती नहीं है, ऊपर से उसमें भी कटौती कि हरियाणा यूपी वाले घास खा रहे हैं या बिहार वाले घास खा रहे हैं। महंगाई उनके लिए भी है, दिल्ली में 18 तो वहाँ 13 किस लिए? तो पूरे देश में एक न्यूनतम मजदूरी लाएंगे और लागू नहीं करेंगे, जमीन पे भी उसका असर दिखना चाहिए, और नहीं तो हम आपके खिलाफ भी जमीन पे आएंगे। अब उनके खिलाफ अगर नरेंद्र मोदी जी कहें कि मुझे आपसे मिलना, आप मिलोगे उनसे? सबसे मिलेंगे सर, इस देश के अगर हित की बात आएगी तो सबसे मिलेंगे, क्या बात है। आप किसी पक्ष से नहीं, वैचारिक मतभेद हमारे रहेंगे, वैचारिक मतभेद रहेंगे, लेकिन राष्ट्र हित में आप भी सोचते हो और हम भी सोचते हैं, वैचारिक मतभेद हैं। क्या कहेंगे अगर मोदी जी आपसे मिले तो? उनको क्या कहोगे आप? मैं उनसे कहूंगा कि सर जमीन पे जो पहले मैं मोदी जी से नहीं मिलूंगा, पहले मैं अमित शाह जी से मिलूंगा कि सर आपकी जो पुलिस है ना बड़ी लापरवाह है, कि हम कहते भी हैं कि नशा यहाँ गांजा भांग धतूरा बिक रहा है, नहीं मानती है। कहाँ बिक रहा है? पूरी दिल्ली में बिक रहा है, हर केंद्र शासित प्रदेश में बिक रहा है।
आपको नहीं भेजूंगा और ना मैं खुद जाऊंगा, 12 साल के बच्चे को भेजूंगा, उसे मिल जाएगा लेकिन पुलिस को नहीं मिलेगा। समझ आ रही मेरी बात? 12 साल का बच्चे को गांजा भांग धतूरा मिल जाएगा लेकिन पुलिस को नहीं मिल पा रहा, वो कहाँ बिक रहा है। तो आप कह रहे हैं कि अगर अमित शाह आते तो आप कहते हैं कि पुलिस का जो जुल्म है मजदूरों पर, रेडा पटरी वाली जो आप एक उन पर जो जुल्म हो रहा है उनके खिलाफ आप नहीं वो तो चलिए, वो तो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। देखिए सर, रेडी अगर रोड पे लग रही है तो कई वजह है। एक रेडी से जीवन चल रहा है ये भी ठीक है, लेकिन रेडी से सड़क जाम हो रही है ये भी गलत है। स्थायी करने की जरूरत है, दोनों तरफ से अलग अलग नजरिए से नहीं देख सकते। मतलब वो भी देखिए, अगर सड़क पर ट्रैफिक है और सड़क से एम्बुलेंस भी जा रही है, बारात भी जा रही है, दुख भी और परेशानी भी है, वहाँ पे रेडी लगातार लगी हुई हैं, तो ट्रैफिक होता है तो उसमें बड़ी परेशानी है। लेकिन मैं गृह मंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ, अमित शाह जी से, आप और हम मिल के, मैं आप मुझे, आपका नारकोटिक डिपार्टमेंट में मैंने 2 कंप्लेंट करी कि सर मेरी बस्ती में इसमें एक व्यक्ति है, उन्होंने कार्रवाई भी करी लेकिन वो पैसे लेके चले गए। मैं कहाँ जाता? तो भ्रष्टाचार है, मतलब करप्शन है। तो आपका आदर्श भारत का नजरिया क्या है? आदर्श भारत आप इरफान के लिए क्या मायने रखता है? क्या है आदर्श भारत? आदर्श भारत में ये है कि इस तरह की कोई बेबसी और निराशा में मरे ना कोई। मतलब एक आदर्श भारत क्या होता है, आप सफदरजंग जब जाएंगे ना, सफदरजंग जब जाएंगे या एम्स जब जाएंगे तो आदमी के पास 2 ऑप्शन है, क्या पूरा परिवार कर्जे में मर जाए या तो फिर अपने को मरते हुए देखे। समझ आ रही मेरी बात? आप देश के किसी बड़े अस्पताल में जाएंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन है, चाहे तो अपने मरीज को करीब से मरते हुए देखे या तो पूरा परिवार कर्जे में मर जाए। वहाँ नहीं तो कहीं और मेदांता में चले जाए, अपोलो में चले जाए, फोर्टिस में चले जाए, बेले कपूर में चले जाए, मैक्स में चले जाए, पूरा परिवार कर्जे में मर जाओ या तो अपने मरीज को मरते हुए देखो। जंतर मंतर जाने की जो इच्छा हुई वो क्यों हुई? क्या वजह है कि आपको लगा कि जो आंदोलन हो रहा है वो जायज है और आप वहाँ क्यों पहुँच गए? देखिए सर, जिस तरीके से सरकार का रवैया रहा है लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए, पहली वजह तो यह है कि सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ के खिलाफ इरफान होगा। सरकार जिस तरीके से करती है, सर मैं CNRC आंदोलन में था, आप बड़े पत्रकार हैं, मैंने तो सुना है और सभी महापुरुषों से सीखा है कि नंगे बदन को ढकता है कपड़ा, ये धर्म और रिलीजन और नेशन की पहचान के लिए नहीं है कि नंगे बदन को ढकता है। उन्होंने कहा कि इन्हें कपड़ों से पहचान लीजिए। सियासत की इतनी छोटी सोच का हम विरोध ना करें तो क्या करें? बोलो गलत कह रहा हूँ सर? आप बड़े पत्रकार हैं इस देश के। कपड़ा नंगे बदन को ढकता है, वो इंसान की रिलीजन और नेशन की पहचान नहीं हो सकती। और नीट और ये जो पेपर लीक का जो मामला है उसको आपको क्यों लगा कि ये मामला आना चाहिए? एक तरह से उसका आंदोलन मैंने अभी बताया उन्हें, नीट जो एग्ज़ाम है सर, वो उन बच्चों के लिए एक सपना है। जैसे कि आप करोड़ों रुपए में MBBS तो नहीं करा सकते। अगर नीट के पेपर में आपका नाम आ जाता है तो 5-10 लाख रुपए में, आपको पता है, बहुत कम पैसे में बंदा एम्स में जाएगा या किसी सरकारी संस्थान में जाके MBBS की तैयारी करेगा और बहुत कम पैसे में वो एक काबिल डॉक्टर बन जाएगा। और उतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसे कि वो प्राइवेट में 3 करोड़ रुपए में भी होगा ना तो उसे नहीं मिलेगी। यहाँ डायरेक्टली प्रैक्टिकल भी होता रहता है और थ्योरी भी बनती रहेगी उसकी, सब कुछ अच्छा होता रहेगा, एक अच्छा डॉक्टर बनेगा। उसको नीट सपने हैं लोगों के। एक हर किसी के, जैसे मिडिल क्लास बंदा है, 30-40 हज़ार रुपये कमाता है तो उसके खर्चे भी हैं, वो सपने देखता है। अगर उसका बच्चा अगर अच्छा कर गया 10वीं में, अगर उन्हें साइंस से पढ़ा है और वो आगे नीट की तैयारी करता है, उसका नंबर आ जाता है, तो फिर वो लीकेज हो जाए तो ये तो बड़ा अनर्थ है। किसी के सपने और उम्मीद मार रहे हो, फिर उसमें 20 बच्चों की जाने गई। हमने कहा तो इन्होंने कहा कि नहीं NDTV आगे कहा ये तो दहशतगर्दों की B टीम है, ये WWE, आयसा वालों को WWE कहते हैं, SFI वालों को WWE कहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। ये आपके देश के नौजवान छात्र हैं, इस देश में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं, इस देश को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। आप अपनी वैचारिक मतभेद में आप इतनी हिंसात्मक बात है ये कि टुकड़े टुकड़े गैंग और ये दहशतगर्दों की बीच, ये हिंसा फैलाने वाली बात है। आप देश की सबसे बड़ी पार्टी है, आपके करोड़ों समर्थक है, जब उनमें ये संदेश जाएगा कि जंतर मंतर पे तो दहशतगर्द बैठे हैं, देश विरोधी बैठे हैं, तो वो लोग हिंसा करेंगे। ऐसी लोग, एक साफ सुथरे लोकतंत्र में असहमति हो सकती है लेकिन हिंसा की कोई जगह नहीं। आप तो खुद हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि आपको अहिंसा परम धर्म पे विश्वास ही नहीं है।
जो भगवान महावीर ने दिया है, गांधी ने दिया है। आखिर में मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप चाहते हैं कि मजदूर का बेटा जो हो, आपने तो शादी भी नहीं की है। नहीं, मैंने नहीं, क्यों लेकिन ना करनी है। आप सब मोदी जी को बोलते हैं, अरे हम भी हैं और करोड़ों लोग हैं। बेटा बेटी अगर हो तो उनको डॉक्टर बनाना चाहोगे या नहीं? क्यों नहीं सर, एक अच्छे सपने। मजदूर के सपने होते हैं। मजदूर और डॉक्टर के सपने नहीं देखता। नहीं देखता? नहीं देखता। क्या देखता है? मजदूर ये देखता है कि बच्चा पढ़ लिख ले, कोई नौकरी लग जाए, 10-15-20 हज़ार रुपया मिल जाए, ठीक है। उस सोच तक आने के लिए माँ बाप की सोच का विस्तार होना चाहिए कि डॉक्टर बने या इंजीनियर या साइंटिस्ट बने। वो तो माँ बाप की सोच का इतना, हमारे लोगों मजदूर वर्ग में इतना विस्तार नहीं हुआ कि डायरेक्टली सोचे कि मेरा बच्चा आईआईटी करेगा। आईआईटी के बारे में नहीं पता, नीट के बारे में नहीं पता, तो डॉक्टर के बारे में क्या जानेगा। आप जानते हो कि एक तरह से आपका जो चेहरा है ललन टॉप के बाद इंस्टाग्राम हो, ये जो सोशल मीडिया है, वो आपका चेहरा बन गया है वहाँ। मैं सोशल आईडी नहीं चलाता सर किसी नहीं भी चलाते तरह हो? का। मैं उसे पर अपने आप हीरो बन गए हो सोशल मीडिया के। नहीं सर, नॉर्मली रहे, हीरो नहीं है। आपकी जिंदगी बदल जाएगी कल, या वैसे की वैसे रहेगी? वैसी रहेगी। मैं खुद को वही नहीं, उसी दुकान में, उसी जगह पे, उसी संघर्ष में, और उसी तरीके से जो इस पागलपन में शामिल ना हुआ वो हर शख्स मारा जाएगा। एक लास्ट लाइन, एक कोई आपकी कोई शायरी या क्या कहना चाहोगे? एक लाइन आपके बड़े मैंने देखे हैं, बड़े अच्छे हैं, कोई एक लाइन में बता दो जिंदगी क्या होनी चाहिए। जिंदगी सर क्या बताऊं सर, मैंने सारी चीजें बता रखी हैं। जो करना है कर ले, दुनिया के चमन में मौका ना मिलेगा जब लिपट जाएगा कफन में। अच्छा कर ले या बुरा कर ले, वो तेरे हाथ में। अच्छा कर ले या बुरा कर ले, क्योंकि एक बार कफन में लिपट जाएगा तो फिर कोई मौका तो है नहीं, और पल का पता नहीं है जिंदगी का। तो कोशिश करनी है, अगर हमें सीखना है, कुछ करना है, तो बहुत कुछ अच्छा करने के लिए बाकी है, तो मेरे भाई बुरा क्यों करना। इरफान, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक तरह से लोगों का दिल छू लिया है, जानते हैं? नहीं सर, हाँ? नहीं नहीं, सच्चाई है। जी सर, थैंक यू। थैंक यू सर। Irfan, who in a sense, as I said, became one of the faces of the protest at Jantar Mantar.